नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए भारत सरकार तक की प्रतिक्रिया आ गई है, क्योंकि आसिम मुनीर ने फिर से अपने अब्बा की गोदी में बैठ कर के भारत की तरफ भौंका है। कौन है आसिम मुनीर, जानने के लिए आपको शायद याद हो कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान के द्वारा अपने यहाँ पर अभी फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, या वो मार्शल है जो कि गाने के लिए बज रहा है। इन फील्ड मार्शल ने हाल ही में अमेरिका की यात्रा की, और जब इनकी यात्रा हो रही थी उस समय पर भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये फिर से जाएंगे, और हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन किया था आप लोगों के लिए, और उस सेशन के अंदर मैंने ये जानकारी दी थी आपको कि ये पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। फाइनली ये अमेरिका पहुंचते हैं, और अमेरिका पहुंच करके भारत के ऊपर बयान दे देते हैं, और बयान में ये कहते हैं कि हम परमाणु बम लिए बैठे हैं, भारत समेत दुनिया की आधी दुनिया को डुबो देंगे। भाई साहब, ऐसा इन्होंने अमेरिका में बैठकर कहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में बैठ करके इन्होंने परमाणु बम की धमकी देते हुए ये कहा कि हम आधी दुनिया को ले मरेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई साहब, ऐसा भी क्या हो गया कि अमेरिका में बैठकर इन्हें वहां से भारत पर भौंकना पड़ा? पड़ोस में से कम भौंक रहे थे कि जो इतना दूर जाकर के चिल्लाए? तो भाई साहब, ये वो व्यक्ति है जो इस समय अमेरिका के द्वारा इसलिए पाला पोसा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की शह के बाद ही इसके हौसले बढ़े हैं, और इसकी शह को हम और आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसकी शह में ही ताज़ा ताज़ा घटना देखने को मिल रही है कि ये व्यक्ति अमेरिका पहुंचकर पाकिस्तानियों से बात करते हुए बंद कमरे में भारत के खिलाफ बहुत कुछ बरियाता है। इतना कुछ बतियाता है कि जिसके ऊपर मैं अब आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। चर्चा करेंगे और बताएंगे भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई, और इस बार इसने अंबानी का जिक्र क्यों कर लिया, और इसके जिक्र में जिस प्रकार से पहले हिंदुओं का जिक्र हुआ और भारत पर आतंकी हमला हुआ, इस बार अगर हमारे देश के उद्योगपतियों का जिक्र हो रहा है तो क्या आर्थिक राजधानी में कुछ गड़बड़ होने वाली है? इन तमाम आशंकाओं पर आज के सेशन में जिक्र होगा, और ये जिक्र इस कारण से होगा क्योंकि ट्रंप जिस तरह से भारत के खिलाफ होने का नाटक कर रहे हैं या रवैया अपना रहे हैं, उसके चलते ये व्यक्ति जिस तरह की हिम्मत पा लिया है, वो भारत के लिए क्या कोई चिंता का विषय है? आइए शुरुआत करते हैं सारी बातों की, लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में एक बेसिक प्रश्न यही कि मैं आपके सामने फेसलेस क्यों हूं। हालांकि मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर और इंस्टा पर इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी यहां पर भी दे रहा हूं, सो दैट आपको इसका अवेयर रहे। और जानकारी ये है साथियों कि फिलहाल मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, इजराइल आया हुआ हूँ, और कुछ काम है उसको पूरा करके और फिर मैं वापस लौटूंगा। तब तक के लिए प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूं, और जो भी यहां से चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूं वो भी आप लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, रक्षाबंधन का ऑफर अभी भी ओपन है। जिनको भी अभी तक अपना कोर्स नहीं लिया है वो जाकर ले लीजिए, ताकि उनके घर तक हम रक्षाबंधन गिफ्ट उनकी सारी सब्जेक्ट्स की किताबें भिजवा सकें जो हमारे कोर्सेज में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कोर्सेज पर राखी कूपन कोड चल रहा है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, हुआ यह है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं ये पहुंचते हैं अमेरिका। ये जानकारी आती है प्रिंट के माध्यम से। प्रिंट ने असल में क्या हुआ कि ये जब अमेरिका पहुंचा तो वहां पर इसने जहां पर ये भाषण दिया, अच्छा बाय द वे आपको याद होगा कि ये अमेरिका क्यों जा रहा है, मैंने इस पर आपको जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि माइकल कुरिल्ला करके इनका एक सेंटकॉम का हेड है, उसका रिटायरमेंट होने वाला है। उसके रिटायरमेंट में ये शामिल होने जा रहा था। तो ये सेंटकॉम क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि पाकिस्तान समेत ये जो 20 कंट्री है ना, मिडिल ईस्ट वाले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन पर अमेरिका कंट्रोल करने के लिए जो कमांड बना के चलता है उसका नाम सेंटकॉम है। और उसमें जो आर्मी का जनरल था उसका नाम कुरिल्ला था। वो कुरिल्ला रिटायर्ड हो रहा था, माइकल कुरिल्ला, और उसके रिटायरमेंट में इसको बुलाया गया था। उसी का कार्यक्रम रखा गया था फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा के अंदर एक जगह टेम्पा नामक जगह पर कार्यक्रम रखा गया था। ये रहा वो कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंदर आसिम मुनीर भी इनवाइटेड था इन लोगों के बीच में। ये बैठा हुआ आसिम मुनीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो व्यक्ति इस समय बोल रहा है, तो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि सेंटकॉम सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, ऐसे लगभग 8 कमांड है अमेरिका के पास। तो उन सभी की कमांड का जो मुखिया है वो ये रहा, जो बैठा सामने की तरफ से बतिया रहा है। और ये रहे कुरिल्ला भाई साहब जो बतिया रहे हैं, और सामने की तरफ बैठा हुआ आसिम मुनीर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा रोल क्या था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह से इजराइल और ईरान आमने सामने हो गए थे, अगर पाकिस्तान पलट नहीं जाता, रोटी पड़ते ही दूसरे के साथ पूंछ हिलाने ना निकल लेता,
तो शायद ईरान और इजराइल में दिक्कत काफ़ी बढ़ सकती थी, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो इजराइल के खिलाफ खुलकर आ गया था। तो अमेरिका ने इसको चुप कराया, फील्ड मार्शल को बुला करके बढ़िया से अमेरिका ने इसको सेटल किया। जैसे ये सेटल हुआ तुरंत इजराइल का मामला टाइट हो गया और उसने खट से ईरान के अंदर अमेरिका को बोल करके उसके न्यूक्लियर साइट्स पर गोले गिरवा दिए। तो कुल जमा अर्थ ये था कि ये जो व्यक्ति था ना, इस व्यक्ति को अमेरिका ने इसी सेंटकॉम के प्रभारी के माध्यम से पुचकार लिया था। अच्छा, ये इज्जत के भूखे हैं, क्योंकि इनको पता है इस समय कोई और तो इज्जत दे नहीं रहा है। तो जैसे कुत्ते के सिर पर आप हाथ फेरते हो, ऐसे इसके ऊपर हाथ फेर दिया गया। अमेरिका ने जैसे इसके ऊपर हाथ फेरा, ये तुरंत पूरी तरह से उसके साथ हो लिया और हो करके बोलता है कि हाँ सर, मैं तो पूरी तरह से आपकी सेवा में तैयार हूँ। बस इसी की सेवा को ये व्यक्ति भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये कौन है? तो ये चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि जैसे सेंटकॉम का हेड है ना कुरिल्ला, तो उसका भी जो हेड है, जितने भी कमांड्स हैं लगभग 7-8, उन सब का प्रभारी जो है वो ये व्यक्ति है जिसके साथ में ये मिल रहे हैं, है ना। तो इनकी मीटिंग भी एक तरह से सिंबॉलिक मीटिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर आसिम मुनीर का कद पाकिस्तान में तो एकदम हो सकता है कि इसको आगे कोई भी मतलब पद बनता हो फील्ड मार्शल से ऊपर, तो जनता वो भी मांग ले कि सर क्या ही आपने एकदम आंख में जाकर के मछली के तीर मारा है। असल मायने में तीर नहीं, बगावत की है इसने उन सब लोगों के साथ जिनको पहले ख्वाब दिखाया था कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन एक बार में बिक गया। ये वो व्यक्ति है जो कि बिकने की कीमत पा रहा है इज्जत के रूप में। तो ये लोग इसको बढ़िया इज्जत दे रहे हैं और इसी इज्जत के दम पर ये इतना उछला कि ये यहाँ से निकलता है और पाकिस्तानियों की एक मीटिंग बुलाता है। अमेरिका के अंदर एक होटल के अंदर ये पाकिस्तानियों की मीटिंग बुलाता है और मीटिंग बुला करके वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करते हुए कहने लगता है कि भाई आप लोगों की वजह से पाकिस्तान की बहुत इज्जत है, आप पाकिस्तानी डायस्पोरा हैं, सब जगह जाके बढ़िया नाम कमा रहे हैं। तो किसी ने इनसे पूछ लिया कि सर वो जो भारत ने आपका सिंधु का पानी रोक दिया उसका क्या होगा? बोले किसी के बाप का पानी थोड़ी है जो वो रोक लेंगे। तो भाई साहब इन्होंने इस बात को बोलते हुए अपने डायलॉग में ये कहा कि इंडिया उस सिंधु नदी के ऊपर डैम बनाना चाहता है, तो जैसे ही वो डैम बना लेगा मैं उस डैम के ऊपर 10 मिसाइलें चला दूंगा और मिसाइल चला करके उस डैम को तहस नहस कर दूंगा। और हम लोग न्यूक्लियर बम लेकर बैठे हैं, अगर हम डूबे ना तो हम 10 देश मतलब आधी दुनिया को और लेकर डूबेंगे। इस तरह से इनके जो बयान थे ये किसी ऐसे ऑफिशियल पर जाने वाले बयान नहीं है जिन्हें पाकिस्तान अपनी तरफ से फील्ड मार्शल कहता हो, यानी कि इसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो हैं वो उजागर होती हैं। और जिस तरह के ये बयान दे रहा है वो बयान बेसिर पैर के बयान हैं, जिनकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए दिए जाने वाले बयान हैं। यहाँ बैठ करके ये भारत की परेशानियां गिनाने लगता है कि देखो सिखों के साथ भारत क्या कर रहा है, कुलभूषण जाधव का केस कैसे हुआ, भारत के जो लोग जाकर कतर में फंस गए थे। तो भारत का एक तरीके से भारत के खिलाफ अमेरिका को मोर्चा मतलब मंच बना करके भाई अमेरिका में बोलूंगा तो बात वैलिडेट करेगी, तो वहां से ये भारत के खिलाफ बोलना शुरू होता है। फिर इस तरह से बोलते हुए कि भाई देखो हमने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है वो कोई मतलब मुद्दा नहीं है, इंटरनल मुद्दा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है और हमें उसको हर मंच पर उठाना है। तो कुल मिलाकर के ये अपने बयान में भारत को धमकी देते हुए कामयाब होते हैं अमेरिका में बैठ करके। अच्छा, ये बात हमारे लिए भी, वैसे तो ये एनी डे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, इन लोगों के तो काम में ही ये है वो पाकिस्तान की जनता को भुखमरी से निकालने के लिए भाषण का आंसर दे दो, अचार चटा दो। लेकिन कुल मिलाकर हमारे लिए बेकार बात यह है कि ये अमेरिका में काम हो रहा था। हालांकि जिस जगह ये मीटिंग हो रही थी उसके बारे में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को वहां पर लैपटॉप, मोबाइल फोन, आइडिया कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनमें क्या था कि एक आदमी इजरायली था बैठा हुआ था जो, तो वहां से क्या है अखबार वालों ने अपनी जानकारी निकाली और निकाल करके उसके जो स्टेटमेंट्स है ना वो पब्लिक हो गए। और ये पब्लिक हुए स्टेटमेंट इस समय देश की मीडिया में तो छाए हुए हैं ही, सरकार ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया जता दी। मतलब ये बात ऐसी हो गई अब कि इस व्यक्ति के बयान को चाहे इसने कितना ही छुपाने का प्रयास किया हो वो पब्लिक हो गई है, ठीक है। तो इसकी धमकी को अब पूरी दुनिया उठा रही है कि ये कैसे संभव है। मतलब अमेरिका एक तरफ दुनिया में शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपनी गोदी में बिठा करके पाकिस्तान जैसे भौंकने वाले नेशन को उठाकर इस तरह की अनुमति दे देता है कि जाओ बेटा बोल लो जो तुम्हें बोलना है। इस प्रकार का जो रिमार्क है ना ये भारत को बिल्कुल भी रास नहीं आया। आपको याद होगा इंडस वाटर ट्रीटी का हमने उस समय पर पानी रोक दिया था इंडस का। आपको दोनों देशों के बारे में मालूम होगा कि 3 नदियां CJI यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस, इनका पानी पाकिस्तान को और रावी, व्यास, सतलज का पानी भारत को मिलता है। और दोनों देशों ने भारत की थोड़ी सी मतलब हमदर्दी कहिए या भारत की नरमी कहिए, जिसके चलते भारत ने इनको परमिशन दे दी थी कि आप इसका मैक्सिमम पानी यूज़ कर सकते हैं। अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इन्होंने पहलगाम पर आतंकी हमला किया उस समय हमने इन नदियों का पानी
अपने साथ लेने का प्रयास कर लिया। मतलब हमने कहा कि अब इस पानी को हम यूज़ करेंगे, हालांकि पानी एकदम रातों रात मुड़ नहीं सकता, तो अब हम इन पर डैम वगैरह बना करके अपने अंदर इंदिरा गांधी कैनाल जैसी नदियों के माध्यम से या अपने इंटरनल रिवर सिस्टम के अंदर उसका यूज़ करेंगे, ऐसा भारत ने प्रयास किया। आपको ध्यान होगा पहलगाम टेरर अटैक के अंदर भारत ने जो सबसे पहले प्रयास जो किए थे वो यही थे कि इनका पानी रोक दो। और ऐसे ही पाकिस्तान पर भारत का बयान हमेशा यही रहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, अगर तुम हमारे यहाँ खून बहाओगे तो हम तुम्हारे यहाँ पर पानी नहीं बहने देंगे। अब चूंकि पाकिस्तान में इस पानी का बड़ा रोल है, फिलहाल तो मानसून चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा ये चिल्ला नहीं रहे हैं, जैसे ही गर्मी का प्रभाव और बढ़ने लगेगा पाकिस्तान की फसलों को पानी की ज़रूरत होगी और उस समय पर ये और बौखलाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी के किनारे ही बसा हुआ देश है। ऐसे में इसका ये जो बयान है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ और वो ये है कि सिंधु पर बोलते बोलते इन्होंने भाई साहब एक और मतलब वो छेड़ दिया, और वो क्या था, इसने यहाँ पर एक नाम यूज़ किया कि 120 फ्लोरिडा मेंबर्स पाकिस्तानी डायस्पोरा के बीच में दे रहा था। यहाँ पर इसने अपनी तरफ से लाइन बोलते समय अंबानी के ऊपर एक बयान दे दिया और कहा कि एक ट्वीट करवाया था विद सुरहफिल एंड पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी टू शो देम दैट व्हाट विल डू द नेक्स्ट टाइम। अच्छा, कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। असल में ये पूरी तरह से आसिम मुनीर इस तरह बयान दे रहा है जैसे ट्रंप इसके साथ हो चुके हैं और उन्हीं के बयान के आधार पर ये बयान दे रहा है। और इसने अंबानी की उस मीटिंग के ऊपर तंज कसा। आपको याद होगा एक बार अंबानी जब ट्रंप यहाँ आए हुए थे, मिडिल ईस्ट में आए हुए थे, तब अंबानी मिलने गए थे। और एक दूसरा आपको याद हो तो फरवरी में जब मतलब ट्रंप से मिलने के लिए अंबानी वहाँ भी गए थे, अमेरिका भी गए थे। 2 बार अंबानी गए और उनकी तस्वीरें निकल कर आई थी। इसने ये दिखाया कि देखो इन्होंने अंबानी को भेजा था मतलब एक तरह से पैसे वैसे लेकर के कि जाओ और ट्रंप को सेटल करके आओ, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। इसके ऊपर इन्होंने एक सुरह फील नामक एक शब्द यूज़ किया कि इस्लामी इतिहास में उस घटना को दर्शाता है जिसमें अल्लाह ने दुश्मनों के हाथियों की फौज पर पक्षियों से पत्थर बरसाए थे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपनी बयानबाजी में इस तरह मतलब अंबानी को भी लेकर के आ गया। अच्छा, अंबानी क्यों? क्योंकि साउथ एशिया का अभी भी सबसे रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी ही है। अब इसके इस बयान पर हमें आपत्ति क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जब इसने बयान दिया था ना, इसने आसिम मुनीर ने हिंदुओं के बारे में एक लाइन कही थी और ये कहा था कि हिंदू हम जैसे नहीं होते, तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया आई थी 3 महीने पहले। आपको याद हो 17 अप्रैल का एक सेशन था जो मैंने आपके साथ साझा किया था, जिस पर भारत की तरफ से कहा गया था कि तुमको तो बेटा पीओके खाली करना पड़ेगा। इसने ये कहा था कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है, हिंदू हम जैसे नहीं होते, और इसने उस तरह का आतंकी हमला करवाया पहलगाम में जिससे कि हमारे हिंदुओं को टारगेट किया गया था। ऐसे ही अब जब ये यहाँ पर बात बोल रहा है कि मुकेश अंबानी की बात को यहाँ पर मेंशन कर रहा है, तो एक तरह का मतलब हिंट मान करके अगर टेंशन की जाए तो क्या ये है कि हमारे देश में आर्थिक नुकसान की प्लानिंग में पाकिस्तान लगा हुआ है। आर्थिक नुकसान जैसे भाई आर्थिक नुकसान पहले तो मुंबई पर ही हमला हुआ था, या फिर अब दूसरा हमला इस शेयर बाजार पर हमला, या फिर कुछ इस तरह की प्लानिंग में तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि ये व्यक्ति अल्टीमेटली भारत को इस बात के लिए तैयार करते हुए देखना चाहता है कि भारत ये कह दे कि हाँ भाई तुम ही ग्रेट हो और तुम्ही ने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था। अब भारत का जितना भी उद्देश्य अमेरिका से है उस उद्देश्य की पूर्ति में भारत एक बार भी इसे दुश्मन करार नहीं दे रहा है। इसे कह रहा है भाई हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, आप अपने हितों की रक्षा करो। और भारत ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए एक लाइन और कही, और वो कहा कि भाई हमारे मित्र राष्ट्र में बैठ करके अगर कोई अपनी मतलब उसकी धरती से हमें न्यूक्लियर धमकी दे रहा है तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। भारत ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। मतलब कि परमाणु हथियार की धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन अमेरिका में बैठ करके और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको केवल अपनी पूजा करवाने में विश्वास है, वो वहां से इस तरह के बयान आने पर अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस समय पूरी दुनिया को इस बारे में बताने में कामयाब हो गए हैं कि भाई देख लो इस व्यक्ति का हमारी शांति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ ये शांति के माध्यम से ही चलना चाह रहा है कि ट्रंप को लगता है कि मेरे को कहीं से तो कहीं रिकॉग्निशन मिले। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें यह कहा गया था कि 5 फाइटर जेट मारे गए थे। तो इस बार क्या है ना, भारत की तरफ से यह जानकारी दे दी गई कि इंडिया ने 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के मारे थे, और वो भारत के जो हमारे एयरफील्ड के वो जो है एयर मार्शल जो है उन्होंने इस बात को कहा कि भारत ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मार गिराया था। 6 फाइटर जेट्स की भारत ने अपनी तरफ से बात कही, और ये बात आपको याद होगा शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं। और साथ में ये भी कहा भारत ने कि हमारे S-400 की वजह से पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ।
भारत की तरफ से अपने बयानों से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भारत ने हर चीज़ की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भी हम पूरी तरह प्रिपेयर थे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से फर्जी खबरें और फर्जी व्यक्ति का साथ लेकर के इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बस उसी पर अब भारत मुखर होकर सामने आ रहा है। यही कारण है कि हमारे आर्मी चीफ की तरफ से, उपेंद्र द्विवेदी जी की तरफ से जो है वो भी बयान आता है और वो इस बात को कहते हैं कि भैया देखो, बात ऐसी है कि अगला युद्ध अब जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी को क्रेडिट की लड़ाई और किसी को लगता है कि अधूरे में हमने छोड़ दिया, तो इसका फैसला जल्दी ही कर लिया जाएगा। और इन्होंने बताया कि जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पर तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, ऐसे ही इस हमले को अंजाम नहीं दे दिया गया था। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई होगी। भारत की तरफ से ये बात कर दी। और हाँ, जहाँ तक बात हो सिंधु नदी पर बने हुए डैम को तोड़ने की, नेवी का ये बयान इन्हें याद रहना चाहिए, जिसमें हमारी नेवी ने कहा था कि हम कराची को पानी में डुबो देंगे। They have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. तो पाकिस्तान का होगा यही कि कराची को समुद्र में डुबो दिया जाएगा। तो आसिम मुनीर, बयानों से पीछे आओ, अब हमारी एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी तुम्हें अपनी तरफ से जवाब बढ़िया से देने के लिए तैयार है और दे भी रही है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी अंकित इंस्पायर्स राजस्थान के लिए हमने एक ट्विटर हैंडल भी बनाया है, अगर आप राजस्थान की खबरों को वहाँ पर अपडेट रहना चाहते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। रक्षाबंधन ऑफर अभी लाइव है, जिन्हें यूज़ करना है वो यूज़ कर लीजिएगा अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच।